एक रैंडम कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म से उठता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो चौंक जाता है। पूरा कमरा लाल लिखावट से भरा हुआ होता है। वो सोचता है कि ये सब उसके सोते हुए किसने लिखा होगा, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो लिखावटें धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो अभी भी उठा है। लेकिन कितना सच जैसा लगा ये सब, ये सोच के वो हैरान है। वो अपने बगल में देखता है और पता चलता है कि ये उसका कमरा नहीं है। उठ के वो सोचता है कि ये किसकी जगह है। जो इंस्टेंट नूडल उसने खाए थे और जो टिश्यूज उसने जमीन पर फेंके थे वो भी वहाँ नहीं है। वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और डरने लगता है। तभी उसके दिमाग में किसी और दुनिया की यादें आने लगती है, जो उसकी ही जैसे देखने वाले किसी और इंसान की है। दोनों अनाथ थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी जिंदगी पढ़ाई करता रहा और एक अमेजिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, लेकिन जिस इंसान का शरीर उसने अपनाया है उसने स्कूल छोड़ दिया था और एक बेकार नौकरी कर रहा था। अपने कांपते हुए हाथ को देखकर वो सोचता है कि क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है, और छत पर जो खून से शब्द लिखे थे उसका क्या मतलब था। इस शरीर के असली मालिक के यादों में भी उस बारे में कुछ नहीं था। वो वहाँ ही बैठा होता है, सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोई उसे पति कहकर बुलाता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जैसे ही वो मुड़ता है एक औरत को देखता है जो काफी कर्वी और सुंदर है। उसकी थाइस को देखते हुए वो सोचता है कि ये पति वाला चक्कर क्या है, क्या उसके पैरेलल वर्ल्ड में इतनी जल्दी शादी हो गई है। वो औरत बिस्तर पर बैठकर उसे उठने को कहती है और बोलती है कि अब देर हो रही है। वो बदमाश सोचने लग जाता है कि उसका इस दुनिया में आ जाना इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो उसे कभी इतनी खूबसूरत बीबी नहीं मिलती। वो लगातार उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहकर बुलाए। क्या उसे बेबी कहकर बुलाए, सोना मोना या डार्लिंग। फिर वो इस बॉडी के ओनर की यादों में घुसकर उसका नाम ढूंढने का डिसाइड करता है, ताकि बात करने में आसानी हो जाए। लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत ही अजीब है। उसका दिमाग दो टुकड़े में बांट जाता है। ना कोई नाम, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई हॉबीज, ना कोई फेवरेट पोजीशन, कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं है। वो पीछे मुड़कर धीरे से देखता है और महसूस करता है कि वो औरत वैसे ही चुप बैठी है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि ये जो उसकी बीबी है ये थोड़ी अजीब है। तभी एक मक्खी उसके आंख में बैठ जाती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। धीरे से वो पूछता है तुम कौन हो। वो एक सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर बोलती है कि लगता है तू मुझे देख सकता है। उसका मुंह धीरे धीरे एक दर अपनी शक्ल में बदलने लगता है। पसीने से और ठंड से भीगा हुआ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। लेकिन अब तक औरत एक बड़ी सी डायन बन चुकी थी, बोलते हुए कि तू मुझको देख सकता है। वो एक पल के लिए रोता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस मॉन्स्टर के द्वारा निगल लिया जाता है। अचानक से वो फिर से बेड पर उठता है, पसीने से लथपथ, और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी वो फिर से अपने सीलिंग में खून से लिखा हुआ वो शब्दों को देखता है। वो पढ़ भी नहीं पाता, वो शब्द गायब हो जाते हैं और उसे लगता है कि शायद उन शब्दों में कुछ क्लू था जो मिस हो गया। अपने हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि क्या अब वो एक अंधा बनने का नाटक करे। लेकिन अपना हाथ सिर पर रखते हुए उसे याद आता है कि इस बॉडी के असली ओनर की यादों में वो अंधा नहीं था, तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता। वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अकेले रहता था और कभी कुछ अजीब गरीब चीज नहीं देखा था। इसका मतलब ये है कि उस औरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसको देख सकता है। उसे ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी एक हाथ दरवाजे के अंदर से आता है और उसे बुलाता है, कहकर कि तुम बस अभी भी उठे हो, नाश्ते का वक्त हो गया है। वो सिलेक्टिव तरीके से उसके करीब आती है, जबकि वो अपने मन में सोचता है कि उसे इग्नोर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस बॉडी का असली ओनर कैसे रहता था। वो उसके पास आकर अपना ड्रैगन बॉल सिखाती है और पूछते है कि क्या तुम उठ गए हो। पसीने में लथपथ वो जानता है कि अब वो हिल भी नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता, वरना उसकी मौत पक्की है। लेकिन अचानक वो अपनी गर्दन मुड़ती है और उसके करीब आती है, लेकिन वो अपने आप को बोल रहा होता है कि जो भी हो जाए उसे रिएक्शन नहीं देना। फिर भी वो करीब आती रहती है और उसका जीभ बाहर आता है। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूती है वो रिएक्ट कर देता है और तब उस औरत को समझ आ जाता है कि वो देख सकता है। उसका चेहरा एक श्राप से लिपटने लगता है और अचानक वो एक्सप्लोड हो जाता है। अगले ही सेकंड वो फिर से उठता है। होश में आते ही वो गुस्से से भर जाता है उस पत्नी पर। बेचारा प्रोटैगनिस्ट पसीने में लथपथ होता है और अपने आप को रीजनिंग करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्यों वो बार बार जिंदा हो रहा है, क्या ये कोई टाइम लूप है, शायद ये गेम की सेव पॉइंट जैसा है। वो अपना फोन उठाता है जानकर कि वो औरत उसे रिएक्ट करवाने की कोशिश करती है। वो टिकटॉक वीडियोस देखने लगता है जिसमें सुंदर गर्ल्स डांस कर रही होती है, ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। फिर से वो उसके पीछे आती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उसे पति बुलाती है और पूछते है कि वो उसके सामने दूसरे लड़के को क्यों देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपने आप से बात करता है, कहता है कि उसे वो लाइफ स्ट्रीम वाली लड़की बहुत ही पसंद है। उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है कि क्या उसे अब वो पसंद नहीं है। फिर पूछते है कि वो जानती है कि प्रोटैगनिस्ट को कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका फोन इतना करीब क्यों है, क्या वो उसे बाई चांस देख सकता है और ना देखने का नाटक कर रहा है। लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता और वो फिर से अपने फोन में
स्क्रॉलिंग करने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये तरीका काम कर रहा है, लेकिन तभी स्क्रॉल करते करते वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसके फोन में लाइव स्ट्रीम करते हुए आती है। वो डर के मारे उठकर फोन को बेड में फेंक देता है। वो कांपने लगता है, लेकिन वो औरत उसके पीछे से कहती है कि तुम मुझे देख सकते हो। फिर वो अपना मॉन्स्टर मुंह खोलकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार वो मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से डॉज करता है और उसका हाथ काट लेता है। वो दर्द में चिल्लाता है, लेकिन मॉन्स्टर उस हाथ को खाने लगता है। वो ये देखकर कहता है कि खुशकिस्मती से इस बार उसकी बॉडी तो सही सलामत है, लेकिन बहुत खून जाने के कारण वो कॉन्शियस खोने लगता है और मर जाता है। फिर से वो उठता है और वो औरत फिर से उसके सामने ब्रेकफास्ट का टाइम अनाउंसमेंट करती है। चौथी बार तक उसकी मौत सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर पाता। आठवीं बार में वो कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता और उस औरत को पता चल जाता है कि वो उसे देख सकता है। इसलिए वो ये नतीजा निकालता है कि उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो उसे प्यार करता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगली बार जैसे ही वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, उसने बोला कि तुम बहुत ही कमाल की हो। उसका प्लान था जितना हो सके इसका फायदा उठाने का, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता। अगले 13 अटेम्प्ट्स में वो बार बार मर जाता है, कोशिश करता है काम रहने की, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिलता। ऐसे सिचुएशन में बार बार मरने पर कुछ लोग पागल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मौत बार बार आती रहती है। 14, 15, 16 बार। हर बार मौत के बाद उस बॉडी के ओनर की नई मेमोरीज उसके पास आने लगती है। धीरे धीरे उसको थोड़ा समझ आने लगता है इस दुनिया के बारे में और ये कितनी अलग है उसकी अपनी दुनिया से। ये जगह अजीबो कहानियों से भरी हुई है। 18वीं मौत के बाद उसने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, खून से लिखे गए शब्दों का क्या मीनिंग है और लिखावट उसके देखते ही गायब क्यों हो जाते हैं। फिर से जब उसने अपनी आंखें खोली, उसको ये लगने लगा कि ये सब कौन कर रहा है। उसको नहीं पता कि कौन है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उसकी बीवी उनमें से एक है। वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो अपने आप से बार बार कहना शुरू करता है कि वो उसको मार देगा, जब तक वो जिंदा रहेगा उसको मारकर ही जाएगा। फिर से वो दरवाजे से अंदर आती है, उसको पति बुलाते हुए, और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उठ गया ये समझते हुए कि जब भी वो आती है वो कभी भी जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। दरवाजे पे खड़ी वो पूछते है कि क्या तुम दिन की शुरुआत गरम रसीले नूडल से करना चाहते हो। वो बहुत ही नजदीक गया, लेकिन उसके अंदर से गुजर गया जैसे ही एक्सपेक्टेड था। उसे समझ आ गया था कि वो कुछ तभी कर सकती है जब वो श्योर हो कि वो उसे देख सकता है। फिर उसने खुद ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो वही खड़ी रही कहते हुए कि उसने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना लिया है और सब कुछ रेडी है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जितनी खूबसूरत उतनी ही बड़ी झूठ। वो कह रही है कि सब तैयार है, लेकिन क्लियरली कुछ भी बना नहीं है। उसने एक छोटा स्नैक बनाया, जानते हुए कि उस रूम से निकलकर ही उसके बीबी के बारे में उसे कुछ पता चलेगा। जब उसने अपने स्नैक का पहला बाइट लेना चाहा, तब तक वो फर्श बन चुकी थी, पूछते हुए कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। उसने दरवाजा खोला, ये जानते हुए कि अब उसको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो दरवाजे के हैंडल पर नजर आती है, पूछते हुए कि वो कहाँ जा रहा है और कि वो घर पर उसके साथ नहीं रुकता। लेकिन उसने सिर्फ दरवाजा खोला और रूम से बाहर निकल गया, अपने आप से कहते हुए कि मुझे अथरबार मार के कोई बच नहीं सकता, अब उसको बदला चाहिए। जैसे ही उसको एक तरीका मिलता है उसको खत्म करने का, वो वापस आएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसको एक झटका लगता है। वो आसमान की तरफ देखता है, सब कुछ लाल था और अजीब शक्ल के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर से भरा हुआ था। उसके सामने सिर्फ कुछ लोगों की मूर्ति थे। ये सब देखकर वो घबरा गया और फिर एक पागल के जैसा हंसने लगता है, कहते हुए कि ये दुनिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस होता है और फुटपाथ पर उल्टी कर देता है। अचानक कोई आता है और पूछता है कि अंकल आप ठीक हो। वो एकदम से डर जाता है, लेकिन देखता है कि वो बस एक छोटी सी लड़की है जो ये जानना चाहती है कि क्या वो बीमार है। उसने उसको कहा कि वो ठीक है और उसको बोला कि वो उसको बिग ब्रदर कहकर बुला सकती है। उसने उसके सर पर हाथ रखा, सोचते हुए कि ये कितनी क्यूट है। उसका मन करता है कि ऐसे ही इतनी क्यूट उसकी अपनी बेटी हो। लेकिन फिर वो लड़की तुरंत एक मॉन्स्टर बन जाती है, कहते हुए कि तुम मुझे देख सकते हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और जब उसने अपने ऊपर देखा तो लड़की एक बड़ी सी शैतान के रूप में बदल गई थी, एक बड़े ब्लेड के साथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि ये दुनिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको ये सब कुछ पसंद आने लगता है और उसने कहा कि उसको ये रूप सच में पसंद आया है, क्योंकि जब वो उसे बाद में मारेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा। उसने अपने मन में ही सोचा कि ये जगह के सारे अजीब लोगों को वो बिना किसी अफसोस के बेरहमी से मार डालेगा, लेकिन इस बार तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर से वो अपने बिस्तर पर उठता है और उसकी बेलून बीबी पूछते हैं कि मेरा पति उठ गया है, ब्रेकफास्ट रेडी है। और बेचारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये कितना थका देने वाला काम है, एक दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट करना। कुछ देर बाद वो एक पार्क के बेंच पर बैठा रहता है, जब वही छोटी लड़की फिर से आती है और रोते रोते कहती है कि वो गुम गई है, क्या वो उसे घर ले जा सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इस बार केयर नहीं करता। वो इस जगह के पागलपन और अजीब चीजों के बारे में सोचने लगता है, जो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप वो होते हैं जो बिल्कुल अजीब दिखते हैं, ये एग्रेसिव होते हैं लेकिन हवा जैसे होते हैं और कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा टाइप वो होते हैं जो ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे
करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट कर देते हो ये अपने असली रूप दिखाते हैं, बिल्कुल उसके बीबी की तरह। उसको पता है कि इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल इंसान उनके होने का महसूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? तभी प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर्स ह्यूमन वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो अपना फोन को देखता है और उसको 3 रुपए का एक पेमेंट आता है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे कम से कम थोड़ा पैसे तो चाहिए होगा, ताकि वो इस दुनिया के मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। इस बॉडी के असली ओनर एक ऑफिस में काम करता था, तो वो ऑफिस के ग्रुप को देखने का फैसला करता है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम दहाई है उसे ऑफिस बुला रहा है। पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का नाम फेंगसू है। वो एक कंपनी के लिए घर बेचता है और उसको पता है कि उसको अभी तक एक घर बेचने का कमीशन नहीं मिला जो उसने रिसेंटली बेचा था। तो उसने एक टेक्स्ट भेजा कि वो आज उसको सेटल करने वाला है, और फिर वो अपने बाइक का स्पीड बढ़ाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, स्ट्रेंजली वहाँ कंपनी की बिल्डिंग की जगह एक हॉस्पिटल होता है। वो जगह किसी पुरानी छोड़ी गई हुई बिल्डिंग जैसा लगता है। ये देख वो थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि क्या ये सही में सेल्स ऑफिस की जगह है। जब वो दरवाजे तक पहुँचता है, उसका फोन बजता है। वो कहता है कि वो ऊपर आ रहा है और पूछता है कि क्या सब लोग ऑफिस में हैं। उसका कॉलीग कहता है कि हाँ, लेकिन मैनेजर दहाई गुस्से में है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट बहुत दिनों से काम पे नहीं आया है और अब उसे अचानक पैसे चाहिए। असलियत में मैनेजर उसे घर बेचने का पैसा नहीं देना चाहता और उसे कंपनी से निकाल देने के लिए बुलाया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, वो ऊपर आ रहा है। वो समझ जाता है कि ये जगह रियलिटी से इफेक्टेड है, लेकिन फोन पर जो लोग थे वो ठीक लग रहे थे। उसको ये अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। वो कॉरिडोर में चलना जारी रखता है, लेकिन तभी अचानक वो किसी चीज से टकरा जाता है। उसको महसूस होता है कि उसने कुछ सॉफ्ट चीज को छू लिया है और सोचता है कि ये क्या है। शांत होकर वो अपना हाथ बढ़ाता है ये जानने के लिए कि क्या ये उसका लिमिट है, लेकिन जब उसने छुआ तो वो 2 जादुई गोलों को देखता है जो फ्यूचर बता सकता है। हरामी ऐसे शर्म से लाल हो जाता है और अचानक उसको कुछ महसूस होता है। जोर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो चीखते हुए कहती है कि वो फेंगसू का कंप्लेन करेगी। वो पास के ही एक गार्ड की तरफ जाती है और सब कुछ बताती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ सेल्स ऑफिस का बैनर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना आंखें झपकाता है, जगह वापस से सुनसान हॉस्पिटल बन जाता है। वो हॉस्पिटल की दीवार की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अजीब तरीके से उसका हाथ उसमें से गुजर जाता है। उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल की फिजिकल फॉर्म से इंटरेक्ट नहीं कर सकता और सोचता है कि शायद एक रिसर्च की तरह कुछ कंडीशन चाहिए होता है। फिर से वो अपना हाथ दीवार की थ्रू ले जाता है और ऐसे ही वो अंदर चला जाता है। उसको थोड़ा चक्कर से महसूस होता है और फिर एक सुनसान कॉरिडोर दिखता है। कुछ देर बाद वही कई कमरों में देखता है, लेकिन सब खाली था। लेकिन वो नोटिस करता है कि एक दरवाजे से खून की तेज बदबू आ रही है। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने उस दरवाजे के अंदर से गुजर गया और एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ एक लड़की जमीन पर बैठे हुए रो रही थी। तो वो उसको देखता रहता है। तभी लड़की अचानक उठती है और उसको देखते हुए बिग ब्रदर बुलाती है, लेकिन अब वो प्रो बन चुका था। उसने उसको इग्नोर किया और दीवार के अंदर से निकल गया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचता है, उसका सामना एक और क्रिएचर से होता है, लेकिन वो चलता रहता है। ये देख मॉन्स्टर भी कॉन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह अनगिनत अजीब चीजें हैं। जहाँ ही वो जाता है, अजीब मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स को देखता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ रूम्स ऐसे खुले हैं जैसे वो क्रिएचर्स वहाँ से भाग सकते हैं। अब वो इन सब में काफी एक्सपर्ट हो गया है, इसलिए वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। सब उसकी प्यारी बीबी की वजह से, जिसने उसको अथरबर मारा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए कुछ पेपर्स पर जाता है, जहाँ एक पेपर में एक्सपेरिमेंट नंबर 128 का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा था। वो झुककर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, सोचता है कि क्या ये सब ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर एंड क्रिएचर्स इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेजेस पलट नहीं सकता क्योंकि वो उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अचानक कुछ उसके अंदर से गुजर जाता है। वो खड़ा होता है और देखता है कि ये एक चुड़ैल का बाल है जो सीलिंग से लटक रहा होता है। चुड़ैल उसके चेहरे के पास आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे लाइफ के राज के बारे में जानने तो नहीं आए हो। वो उसको इग्नोर करता है, सोचता है कि शायद डायरेक्टर का ऑफिस जाना बेस्ट रहेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल का बिल्डिंग वही है जो इस बॉडी के ओनर की यादों में था, जो असल में एक सेल्स कंपनी होना चाहिए था। डायरेक्टर का ऑफिस वही है जहाँ पुराना स्टाफ रूम हुआ करता था। उसने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। जैसे ही वो कॉरिडोर में चलता है, कोई उसे भाई सू कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसको आने में इतना समय क्यों लगा। अचानक एक मोटा आदमी नजर आता है जो उसका मैनेजर दहाई है। वो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आया था, लेकिन फेंगसू चलना जारी रखता है और दोनों को धक्का देकर आगे निकल जाता है, सोचते हुए कि इस फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है। चश्मे वाला लड़का कॉन्फ्यूज लगता है और मैनेजर उसको गाली देता है, पूछता है कि वो उनको क्यों इग्नोर कर रहा है और सेकंड फ्लोर पे वो क्यों जा रहा है। और चश्मे वाला लड़के को उसे रोकने को कहता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रुकने का नाम नहीं लेता और फाइनली डायरेक्टर का ऑफिस ढूंढ लेता है। तभी कोई चिल्लाता है और उसे रोकने को कहता है, लेकिन उसका हाथ ऑलरेडी दरवाजे के हैंडल पर होता है। पीछे से उसका मैनेजर और कॉलीग को घबराहट होती है। वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा। कमरे के अंदर हम सिर्फ एक पैर को देखते हैं, जिससे तुमको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। इस कमर की तरफ देखो, इन लिप्स को देखो,
असल में काम हो ही गया था। वो लोग पूछते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन है और वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अचानक से लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की घबराती है और उसे छोड़ देने के लिए कहती है। लड़की पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसको एक तरफ में फेंक देता है और कहता है कि वो बहुत ही एनोइंग है। लड़की गिर जाती है और लड़का उसकी मदद के लिए जाता है बिना कुछ किए, जबकि प्रोटैगनिस्ट डेस्क पर एक पेपर को देखता है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। इस मेंटल हॉस्पिटल में कोई तो बड़ा राज है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर वो किस्मत का तोहफा लेना चाहता है और इस दुनिया के राज के बारे में जानना चाहता है तो उसको रूम 520 में जाना होगा। वो सोचता है कि क्या ये लेटर उसके लिए था और वहाँ से निकल जाता है ये जानने के लिए कि उन्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ आ रहा है। अचानक लाइट फट जाता है। प्रोटैगनिस्ट कमरे से निकल आता है और चश्मे वाला दोस्त अब तो उसके पीछे चल रहा था, जबकि बाकी 3 लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। लड़की और मैनेजर अचानक से लाइट जाने के कारण घबरा जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपना फोन ऑन करता है और कहता है कि कुछ तो गलत लग रहा है। उसका दोस्त जो पास में खड़ा होता है कहता है कि वो आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और क्यों वो किसी से बात नहीं कर रहा। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना फोन का फ्लैशलाइट ऑन करता है और सेकंड फ्लोर को देखता है और रियलाइज करता है कि वो अब मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि पुराने कंपनी में है। आदमी जो थोड़ी देर पहले मजे मार रहा था मोटे से उसका फोन मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा। फिर आदमी कहता है कि उसकी स्टेटस और पोजीशन के साथ वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ सीक्रेट्स को जानता है और अगर वो गलत नहीं है तो ये सब चीजें ये दिखाती है कि वो लोग एक अजीब दुनिया में घुस गए हैं। एक पूरी जगह जो एक नॉर्मल रियलिटी थी अब एबनॉर्मल हो गई है। लोग जो काम कर रहे थे वो अब तक परेशान है कि वो काम सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग के एक गार्ड से पूछा जाता है कि क्या सब ठीक है और वो कहता है कि वो जाके देखने वाला है कि क्या हुआ है। एक लड़की झुककर अपना फोन उठाती है और अपना फ्लैशलाइट ऑन करती है, लेकिन कहती है कि ये फ्लैशलाइट की पावर तो बहुत ही कमजोर है। प्रोटैगनिस्ट भी वहाँ होता है। वो अपना फोन ऑन करता है और वही आदमी से पूछता है कि उसका भी लाइट इतना लो क्यों है। लोग उस आदमी से सवाल पूछने लग जाते हैं। उसने जो कहा था कि वो लोग अजीब दुनिया में घुस गए हैं, इससे उसका क्या मतलब था। तभी वो अपना टेम्पर लूज कर देता है और सबके ऊपर चिल्लाता है कि सब चुप रहो, कहते हुए कि सबको शांत रहना होगा क्योंकि वही एक तरीका है जिसमें वो लोग बचे रहेंगे। लोग चुप हो जाते हैं देखते हुए कि वो अचानक से स्ट्रेस हो गया। फिर आदमी समझाता है कि सिंपल टर्म्स में वो एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो भूतों से भरी हुई है। बात यह है कि ये एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन है जहाँ वो रहते हैं। लोग एक पल के लिए छुप रहते हैं और गार्ड के बारे में पूछते हैं जो लाइट चेक करने गया था। 3 मिनट हो गए हैं और वो अब तक वापस नहीं आया है। टैंक फिर से वार्न करता है कि इस दुनिया में तुम कोई भी घोस्ट रूल वायलेट नहीं कर सकते वरना तुम मर जाओगे। मोटा मैनेजर कांपते हुए पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। टैंक जवाब देता है कि अभी के लिए सबको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा वहाँ से निकलने का, वरना वहाँ सब मारे जाएंगे।